हाँ, नमस्कार। आज हम लोगों ने परिवार में व्यवस्था को समझने के क्रम में आज संडे को हम लोगों ने संबंधों में सम्मान के भाव को समझने का प्रयास किया। तो मैं उससे संबंधित एक वीडियो भी आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि अगर कहीं अस्पष्टता हो तो समझ में आ जाएगा। और अगर आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन अराइज़ हो रहा हो तो आप क्वेश्चन को मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूँगा। देखिए, जो संबंध है, ये संबंध जो है वो एक मैं का दूसरे मैं से होता है और संबंधों में कुछ फीलिंग्स होती हैं जिसका हम जीवन भर निर्वाह करते हैं। जो संबंध है वो शरीर का शरीर से और सेल्फ का सेल्फ से होता है, लेकिन हम संबंध को जो जीते हैं समाज के अंदर वास्तव में वो सेल्फ के संबंध को जीते हैं, सेल्फ के भाव को जीते हैं, फीलिंग्स को जीते हैं। एक मैं और दूसरे मैं के बीच कुछ फीलिंग्स पाई जाती हैं और ये फीलिंग्स रैंडम नहीं है, ये फीलिंग्स निश्चित हैं, आप इनको पहचान सकते हैं। एक और पहचानने के बाद केवल पहचाना नहीं है, फीलिंग्स को एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति मन में जो इनबिल्ट फीलिंग्स हमारे भीतर हैं, अंतर्भूत एहसास जो हमारे भीतर हैं, उनका निर्वाह करना है। और निर्वाह करने के बाद ये मूल्यांकन भी करना चाहिए कि हमने ठीक से निर्वाह किया कि नहीं है। मूल्यांकन का आधार क्या है? जब आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध का निर्वाह करता है तो वास्तव में उसको उभय सुख की प्राप्ति होती है। यानी वैसा व्यवहार करते समय आपको भी अच्छा लगेगा और दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगेगा। जैसे ये 9 भाव कौन है, आप देखेंगे कि जब इन भावों के साथ कोई आपके साथ जीता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं, और आप भी जब किसी के साथ जीते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है कि नहीं, उसको भी अच्छा लगता है कि नहीं। जैसे विश्वास, ट्रस्ट, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, ये 9 भाव हैं जो संबंधों में हम लोग एक दूसरे के साथ जिसका निर्वाह करते हैं और जीते हैं। रेस्पेक्ट का मतलब क्या है? रेस्पेक्ट का मतलब है सम्मान। सम्मान बराबर सम प्लस मान, ये 2 टर्म है। सम का मतलब है सम्यक यानी ठीक ठीक, और मान का मतलब है मापना यानी आकलन करना, यानी किसी का ठीक ठीक आकलन करना है, उसका सम्मान है। रेस्पेक्ट बराबर राइट इवैल्यूएशन। हम करते क्या हैं? 3 तरह से, 4 तरह से इवैल्यूएशन करते हैं लोगों का। एक तो राइट इवैल्यूएशन होता है, दूसरा ओवर इवैल्यूएशन होता है, अधिमूल्यन, टू इवैल्यूएट फॉर मोर देन व्हाट इट इज़, किसी का अधिक आकलन कर लेना। जैसे कई बार जब किसी को खुश हो जाते हैं किसी के ऊपर तो उसकी बड़ी तारीफ़ करने लगते हैं, या फिर आकलन में और भी बहुत सारे आग्रह काम करते हैं, प्री कंडीशनिंग्स काम करती हैं। आप किसी विद्यार्थी की कॉपी जाँचना है और विद्यार्थी आपसे अच्छा बिहेव करता है, आपको गिफ्ट भी देता है, आपकी इज़्ज़त करता है, तो आपने जहाँ उसको 2 नंबर देना चाहिए 3 नंबर दे दिया, आपने उसका ओवर इवैल्यूएशन कर दिया। और वो विद्यार्थी भी भ्रम में रहेगा, उसको अपना वास्तविक मूल्य नहीं पता चल पाएगा, अपने कार्य का वास्तविक मूल्य नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, तो इससे समस्याएं खड़ी होंगी। और कई बार हम लोग अंडर इवैल्यूएशन भी करते हैं, जहाँ किसी को 4 नंबर देना चाहिए, संबंध अच्छे नहीं हैं तो उसको 3 नंबर दे देते हैं। तो ये अंडर इवैल्यूएशन, कम आकलन करना, ये भी ठीक नहीं है। और कई बार अदरवाइज इवैल्यूएशन कर देते हैं, टू इवैल्यूएट अदर्स देन व्हाट इट इज़। और ये जो तीनों नीचे वाले इवैल्यूएशन हैं, ओवर इवैल्यूएशन, अंडर इवैल्यूएशन एंड अदरवाइज इवैल्यूएशन, ये सब अपमान है, ये सब डिसरिस्पेक्ट है। आप ऐसे सोचिए कि मैंने जैसा कि उदाहरण देता हूँ मैं, कि आप इंटरव्यू देने गए और मैं बैठा हुआ हूँ इंटरव्यू में और मैंने आपकी बड़ी तारीफ़ की, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत बढ़िया विद्यार्थी हो, ये सारी बातें मैंने बताया, तो सामने वाले के मन में एक प्री कंडीशनिंग कर दी उसकी आपके बारे में। अब उसके मन में डिज़ायर पैदा होगा। डिज़ायर का आधार क्या होगा? प्री कंडीशनिंग जो मैंने किया है उसके आधार पे उसके दिमाग में यह विचार आएगा कि भाई ये अच्छा विद्यार्थी है, चलो इससे अच्छा सवाल पूछते हैं। इस विचार के तहत वो आपसे कुछ अच्छे आंसर्स की एक्सपेक्टेशन करेगा, और एक्सपेक्टेशन करेगा तो वो पूछना शुरू करेगा, आप जवाब नहीं दे पाओगे, और जब आप जवाब नहीं दोगे तो आप बहुत एम्बैरेस फील करोगे, अपमानित महसूस करोगे, शर्म महसूस करोगे। और फिर जब आप जवाब नहीं दोगे तो जो मैंने जिस सामने वाले की गलत प्री कंडीशनिंग की है तो मुझे भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने राइट इवैल्यूएशन आपका नहीं किया और ना ही दूसरे के सामने राइट इवैल्यूएशन को संप्रेषित किया। अदरवाइज इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी बच्चे को अगर ये कहते हैं कि तुम ये बहुत अच्छा लड़का है, तो उसका सही इवैल्यूएशन भी हो सकता है, ओवर इवैल्यूएशन भी हो सकता है। किसी को कहते हैं कि कोई बहुत अच्छा लड़का हो, संबंध अच्छा ना हो, उसको आप कहें कि अरे बस ऐसे ही भाव खाता रहता है, अब ये उसका अंडर इवैल्यूएशन हो गया। अदरवाइज इवैल्यूएशन समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हम कहते हैं कोई बच्चा गधा है, यानी ना तो वो अच्छा है ना तो बुरा है, बल्कि वो गधा है, तो अब ये कौन सा इवैल्यूएशन हुआ? ये अदरवाइज इवैल्यूएशन है। तो ये सब कुछ अपमान है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसा हम लोग प्रायः करते रहते हैं। टीचर भी क्लास में बच्चों के साथ ऐसा करते रहते हैं। तो आकलन का सही ना होना अपमान है। अपने हर आचरण व्यवहार को जांचें और देखें कि असम्मान है या अपमान।
जांचने पर हम पाते हैं कि हम अधिकांश व्यवहार में उपरोक्त तीनों के अंतर्गत ही कर रहे होते हैं। हम सम्मान करने के बजाय लोगों का अपमान करते हैं। सम्मान एक हमको करना चाहिए किसके आधार पे? सम्यक आकलन के आधार पे। और हमारा जो इस आधार पे हम अपने जीवन में लक्ष्य बनाए, तो लक्ष्य क्या है कि मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ और दूसरा भी निरंतर सुख समृद्धिपूर्वक जीना चाहता है। तो मेरा जो लक्ष्य है वही सामने वाला का भी लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के आधार क्या है? हमारी सहज स्वीकृतियाँ। इस लक्ष्य का आधार क्या है? हमारी सहज स्वीकृति के आधार पर हम लक्ष्य बनाते हैं। तो फिर लक्ष्य को पाने का कार्यक्रम बनाएंगे हर स्तर पर, यानी स्वयं के स्तर पे, परिवार के स्तर पे और समाज के स्तर पे, प्रकृति के स्तर पे व्यवस्थाओं को समझना है। और व्यवस्था को समझने के बाद ऐसा कार्यक्रम बनाएं कि ऐसा जी पाएँ और हम सुख समृद्धिपूर्वक जीना चाहते हैं। और दूसरा व्यक्ति भी चारों स्तर पे, जो दूसरा सेल्फ है वो भी चारों स्तर को समझे और व्यवस्थापूर्वक जिए, ताकि वह सुख समृद्धिपूर्वक जीने का कार्यक्रम बनाए। तो हमारा कार्यक्रम भी हो गया और हमारा लक्ष्य भी एक हो गया। अब हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल सेल्फ में पाई जाती है और नेचर ने सबके सेल्फ में एक ही जैसा पोटेंशियल दे रखा है। सबके एक जैसी क्षमता है। सभी लोग एक जैसा इच्छा विचार ऐसा कर सकते हैं अगर वो नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझते हैं तो। क्योंकि जो क्षमता में कमी या अधिक होती है, या तो वो प्री कंडीशनिंग के आधार पे होती है या तो सेंसेशन के आधार पे होती है। जब कार्यक्रम बनाते हैं, अगर आप नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे बनाएं तो हम सबका पोटेंशियल एक है, हम सबकी क्षमता एक जैसी है। मैं निरंतर इच्छा विचार ऐसा करता हूँ, दूसरा भी निरंतर इच्छा विचार ऐसा करता है, हमारी क्षमता एक जैसी है। यानी कि ये मानना है कि दूसरा व्यक्ति मेरे ही जैसा है। तो प्रश्न है कि अगर दूसरा मेरे ही जैसा है तो समाज में भेदभाव कहाँ पैदा होता है? तो समाज में जो भेदभाव का आधार है वो या तो शरीर के आधार पे होता है, बॉडी के आधार पे, या फिजिकल फैसिलिटी के आधार पे, या बिलीफ्स के आधार पे। समाज में लोग भेदभाव किस आधार पे करते हैं? आयु के आधार पे करते हैं, लिंग के आधार पे, वंश प्रजाति के आधार पे, शारीरिक क्षमता के आधार पे। एज में आप बच्चे को कह देते हैं तुम छोटे हो, तुम क्या बोलो, बड़ों के बीच में मत बोलो। एज के आधार पे आप कहते हैं बड़ों का सम्मान करना चाहिए। क्यों भाई, छोटे का सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए? जैसा उसका सेल्फ है वैसा ही आपका सेल्फ है। जो उसकी क्षमता है वो आपकी क्षमता है। सेल्फ में आपको भी फीलिंग्स चाहिए, उसको भी फीलिंग्स चाहिए। लेकिन हम एज के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जेंडर के आधार पर देश आज़ाद हुआ 70 साल से हम भेदभाव कर रहे हैं, जबकि जो जेंडर है वो शरीर में अंतर के नाते है। शरीर में अंतर के नाते कोई स्त्री और पुरुष होता है। सेल्फ में का कोई जेंडर नहीं होता है, कोई सेक्स नहीं होता है। फिर रेस के आधार पे भेदभाव होता है, खानदान के नाम पे, शारीरिक क्षमता के आधार पे, लक्षणों के आधार पे। हम अब शादी ब्याह करने जाते हैं तो देखते हैं कि लड़की गोरी है, लड़की चिपटी है, लड़की काली है, जबकि संबंध सेल्फ और सेल्फ का बनता है, शरीर का नहीं बनता। और अगर निरंतर सुख चाहते हैं तो कितना हो सुंदर, अगर सुंदरता देख के विवाह कर रहे हैं, यानी आप सेंसेशन के अधीन होकर, इंद्रियों के अधीन होकर विवाह कर रहे हैं, तो कोई भी सुंदर स्त्री हमेशा सुंदर नहीं रह जाती। अगर सुंदरता आधार है तो जब स्त्री असुंदर हो जाएगी तो आपका उस स्त्री से मन भर जाएगा, फिर आप दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहेंगे और आप भी दुखी रहेंगे, दूसरे को भी दुखी करेंगे। क्योंकि जीवन में कोई भी पार्थिव चीज़ हमेशा सुख नहीं दे सकती। हम फिजिकल शारीरिक शक्ति के आधार पर भी समाज में भेदभाव करते हैं। फिर सुविधाओं के आधार पर भेदभाव होता है, अमीर और गरीब के बीच का भेदभाव, पद के आधार पर भेदभाव होता है। हम पता चलता है कि कोई गरीब आदमी है, घर में 10 आदमी रहते हैं, उस 10 लोग हैं तो उसको ज़्यादा कमरे चाहिए, तो बेचारा गरीब आदमी है, उसको लोगों ने इतना शोषण किया कि वो किसी तरह कम कमरे में जीवन व्यतीत करता है। अमीर आदमी है, घर में 2 लोग रहने हैं, बहुत बड़ा बंगला बनवा लिया, उसमें कोई नहीं रहता है, वो उसके मेंटेनेंस के लिए परेशान है। तो दुखी अमीर आदमी भी है, दुखी गरीब आदमी है। गरीब इसलिए है क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है, दुखी अमीर इसलिए है क्योंकि जो संसाधन है उस संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहा है, उसके प्रबंधन से परेशान है। फिर हम लोग विश्वासों के आधार पे कि हाँ ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, इसके आधार पे समाज में भेदभाव, ये सिया हैं, ये सुन्नी हैं, ये शैव हैं, ये वैष्णव संप्रदाय के हैं, इसके आधार पे, या ये लोहियावादी हैं, ये गांधीवादी हैं, ये अम्बेडकरवादी हैं। दुनिया भर की इसमें है, दुनिया भर के बाद के आधार पे समाज में भेदभाव है। सेक्ट संप्रदाय के आधार पे, अलग अलग वैचारिक संप्रदायों के आधार पे भेदभाव है। इन्फॉर्मेशन के आधार पे, सूचना या ज्ञान के आधार पे भेदभाव है। तो ये भेदभाव बड़ा ऊपरी तौर पे, अगर आप नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे देखेंगे तो इन भेदभावों का कोई मतलब नहीं है और ये भेदभाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं है जीवन में। अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे जीना हो पाए तो इसके आधार पे होने वाला समाज का सारा भेदभाव समाप्त किया जा सकता है। समाज में जो इतने आधारों पे जितने लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वास्तव में वो एक दूसरे का डिसरिस्पेक्ट करते हैं और इस डिफ्रेंशिएशन का नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है
और यही डिसरिस्पेक्ट करने की वजह से विरोध का भाव पैदा होता है, गुस्सा आता है, क्रोध आएगा, आंदोलन समाज में होते रहते हैं, क्षोभ पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है। इसी डिफ्रेंसिएशन के नाते होती है। और राइट अंडरस्टैंडिंग, सही मूल्यांकन, सही आकलन न होने के नाते होता है, सही भावों को न समझने के नाते समस्याएं पैदा होती हैं। भेद कभी भी, भेद का मतलब ही होता है अपमान, और यह अपमान सहज स्वीकार्य नहीं होता है, ये विरोध पैदा करता है समाज के अंदर। तो हमको अपना कार्यक्रम कैसे बनाना है? सम्मान का मतलब सम्यक आकलन, मैं के आधार पर। लक्ष्य क्या हो? हमारा लक्ष्य सहज स्वीकृति के आधार पर बने, एक जैसा बने। कार्यक्रम क्या हो? हमारा कार्यक्रम एक जैसा है, क्षमता भी हमारी एक जैसी है, हर व्यक्ति दूसरा मेरे जैसा है, ये फीलिंग हो। अंतर कहाँ आता है? योग्यता के आधार पर, ये समझना महत्वपूर्ण है। अंतर योग्यता के आधार पर, योग्यता के आकलन के आधार पर हम परस्पर पूरकता का निर्वाह करते हैं। भाई मैं ह्यूमन वैल्यू का टीचर हूँ, तो मैं आपको ह्यूमन वैल्यू पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी योग्यता है। आप इंजीनियर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो। आप ऐसे सोचिए कि अगर मेरे किसी इंजीनियर के शरीर में बीमारी आ जाए तो डॉक्टर की योग्यता है उसका शरीर ठीक कर सकता है, और किसी डॉक्टर के लैपटॉप में बीमारी आ जाए तो इंजीनियर ठीक कर सकता है। नहीं, दोनों पूरकता में, अपनी योग्यता के आधार पर वो पूरकता में निर्वाह करते हैं। भाई सैनिक के पास शरीर की ताकत है, वो देश की सुरक्षा कर रहा है। किसान के पास अन्न उत्पन्न करने की क्षमता है, तो वो उस सैनिक का पेट भर रहा है और सैनिक उसकी सुरक्षा कर रहा है। दोनों पूरकता में। इस तरह समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, वो पूरकता में सारे लोग जी रहे हैं। यदि दूसरा मुझसे अधिक समझदार जिम्मेदार है तो मुझे समझने को तत्पर रहना चाहिए, और यदि मैं दूसरे से अधिक समझदार जिम्मेदार हूँ तो मैं दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ, निरंतर बिना किसी प्रतिक्रिया के। ऐसा नहीं कि टीचर क्लास में पढ़ाए और 3 बार विद्यार्थी को समझाए और न समझ में आए तो चौथी बार उसको गधा और बैल बोलने लगे, अदरवाइज इवैल्यूएशन करने लगे। इससे तो दुख पैदा हो जाएगा। तो मैं दूसरे को सही समझने, जीने में सहयोग करता हूँ, संबंधों में आश्वस्ति के आधार पर, विश्वास के आधार पर, और ये मान कर कि दूसरा मेरे ही जैसा है और हम परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसी योजना बननी चाहिए। अब समाज में विश्वास, अहंकार और अवसाद की स्थितियाँ कैसे आती हैं? सम्मान क्या है? तो सम्मान जब, यानी कि राइट इवैल्यूएशन से सही मूल्यांकन अगर किसी का हो, अपना या दूसरे का, तो स्वयं में विश्वास पैदा होता है, व्यक्ति सेल्फ ऑर्गेनाइज होता है। और जो व्यक्ति सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होता है, अपने भीतर सही समझ रखता है, वही स्वतंत्र व्यक्ति होता है, क्योंकि और उसकी निर्भरता स्वयं पर होती है। और जब स्वयं पर निर्भरता होती है तो उसका आचरण निश्चित होता है। किसी का ओवर इवैल्यूएशन कर देंगे तो उसके भीतर ईगो, अहंकार पैदा हो जाएगा, क्योंकि ओवर इवैल्यूएशन हमेशा दूसरा आदमी करता है। तो दूसरे के आधार पर अगर हम अपना आचरण तय करेंगे, भाई किसी ने कह दिया तुम बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, तो हर आदमी के लिए स्मार्टनेस की समझ एक जैसी नहीं होती है। किसी ने कहा बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, किसी ने कहा थोड़ा कम दिख रहे हो, कोई कहेगा कि तुम ऐसे करते तो सही हो जाते। यानी कि आपका आचरण तो दूसरे को ही तय कर रहे हैं, आप परतंत्र हो गए, आपकी निर्भरता दूसरे पे हो गई। दूसरे ने कह दिया बहुत स्मार्ट है तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, आपका अनिश्चित आचरण हो जाएगा। अवमूल्यन या अन्यथा मूल्यन, अंडर इवैल्यूएशन या अदरवाइज इवैल्यूएशन, ये व्यक्ति के भीतर अवसाद या दुख पैदा करता है। पता चला कि आपने 10 नंबर का सही किया, तो अगर आपके अंदर विश्वास है कि 10 नंबर का सही किया है तो अच्छी बात है। अब पता चला कि टीचर ने संबंधों के आधार पर, भेदभाव के आधार पर आपको 8 नंबर दे दिया और आप दुखी हो गए, यानी कि फिर आपका सुख तो टीचर के हाथ में चला गया। आपकी अपनी समझदारी होनी चाहिए, सही समझ बननी चाहिए कि मैंने जो सवाल सॉल्व किया वो सही है कि गलत है। आप परतंत्र हो जाएंगे, दूसरे के विचार के आधार पर अपने बारे में राय बनाएंगे अगर, फिर तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आप अपने सेल्फ को खुद समझिए, दूसरे के आधार पर अपने जीवन का निर्वाह मत करिए। दूसरे पर यहाँ निर्भर होने की, सेल्फ के लिए दूसरे पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ के लिए अपने पर, अपने सेल्फ को खुद पहचानने की आवश्यकता है, सेल्फ को एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है, सेल्फ को समझने की आवश्यकता है, ताकि आपका आचरण निश्चित हो। हर अलग अलग आदमी जब अलग अलग आपके बारे में बताएगा और आप वैसा ही स्वीकार कर लेंगे तो आपका आचरण अनिश्चित रहेगा। दूसरा जैसा बताएगा वैसा ही करेंगे। और जब सेल्फ ऑर्गेनाइज होंगे, आप स्वतंत्र होंगे, सही समझ रखेंगे, तो आपका आचरण निश्चित होगा। तो इसीलिए जीवन में जो मैं है, जो सेल्फ है, उस सेल्फ में सही आकलन, इसे स्वयं में विश्वास, ओवर इवैल्यूएशन, ईगो पैदा होगा, ओवर इवैल्यूएशन, अंडर इवैल्यूएशन, डिप्रेशन, अवसाद पैदा होगा। ठीक है, अगर आप में विश्वास है तो जीवन रेखा आपकी सीधी चलेगी, हार्मनी में रहेगी। ईगो हो गया और डिप्रेशन हो गया तो आप ऊपर नीचे अनिश्चित आचरण करते हुए जीवन का निर्वाह करेंगे और जीवन भर दुखी रहिएगा। क्षोभ, गुस्सा, क्रोध, संघर्ष, ये सब सही समझदारी न होने के नाते ही पैदा होता है। तो इसलिए हमको अपने जीवन को ठीक ठाक करके निर्वाह करने की आवश्यकता है। समाज में जो भेद है वो शरीर, सुविधा और मान्यता के आधार पर है।
जब हम तुलना करते हैं कि जब आप तुलना करते हैं कि मेरा शरीर ज़्यादा सुंदर है, मैं दूसरों से विशेष हूँ, तो विशेष बनने के चक्कर में आप दूसरों का शोषण शुरू करते हैं। अगर आपको कोई बता दे कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत स्मार्ट हो, तो ज़्यादा स्मार्ट बनने का प्रयास करने के लिए और सारा कुछ जतन करने लगते हैं, और जतन करने के चक्कर में कई बार दूसरे का शोषण शुरू कर देते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं। तो और इस तरीके से एक दूसरे का अपमान करते रहते हैं। इसलिए मैं के आधार पर लक्ष्य बनाइए, और लक्ष्य सहज स्वीकृति के आधार पे बने। सबका एक ही कार्यक्रम है, सबकी एक ही क्षमता है। ये मानिए कि दूसरा मेरे जैसा है, हम एक दूसरे के साथ पूरक हैं। यदि दूसरा मुझसे अधिक समझदार जिम्मेदार है तो मैं समझने को उससे तत्पर हो जाऊं। यदि मैं दूसरे से अधिक समझदार जिम्मेदार हूं, मैं दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूं, निरंतर बिना प्रतिक्रिया के मैं दूसरे को सही समझने जीने में सहयोग करता हूं, संबंधों में आश्वस्ति के आधार पर, तो यही सम्मान है। इस तरह की फीलिंग के आधार पर हमको जीवन का निर्वाह करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।